कबीर ने सीढ़ियों से नीचे आकर कहा, चले। सोना ने कहा, हम अपना बैग लेकर आते हैं। इतना कहकर वो कमरे की तरफ बढ़ गई। वहीं कबीर सीधा बाहर निकल गया। तभी एक ब्लैक कार गेट से एंटर हुई। कबीर की नजर उस पर पड़ी तो उसकी चाल की गति धीमी पड़ गई। उस कार का गेट एक गार्ड ने खोला और उसमें से अंश अपना कोट ठीक करते हुए बाहर आया। कबीर को देखकर उसने कहा, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मिस्टर शाह। कबीर ने अंश को अपने सामने देखा तो उसका शरीर ठंडा पड़ गया। अंश के साथ शौर्य भी था। कबीर ने हकलाते हुए कहा, मिस्टर रायजादा, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मुझे बुला लिया होता, मैं खुद आपके पास आ जाता। अंश ने कहा, वेल मिस्टर शाह, अब आपने तो अपना नंबर बंद कर रखा है, तो मैंने सोचा आपसे मिल ही लूं। हम अंदर चलकर बात करें। इतना कहकर वो कबीर के बगल से होकर घर के अंदर आ गया और सीधा आकर सोफे पर बैठ गया। उसके पास ही शौर्य भी बैठ गया। उन दोनों को अपने घर पर देखकर मीरा हैरान हो गई। उसने कबीर को वापस से घर के अंदर आते देखा तो वो उसके पास आकर धीरे से बोली, कबीर, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कबीर ने हाथ के इशारे से उसे चुप रहने के लिए कहा तो मीरा चुप हो गई। अंश पूरे घर में अपनी नजर दौड़ाते हुए बोला, नाइस हाउस मिस्टर शाह, इसकी कीमत कितनी होगी? कबीर उसके इस अजीब सवाल को सुनकर कंफ्यूज हो गया। उसने कहा, मैं आपका मतलब समझा नहीं। अंश ने कहा, मुझे आपका ये घर बहुत पसंद आया। मैं सोच रहा था 700 करोड़ के बदले मैं इस घर को अपने पास रख लूं, या फिर वो जोरबाग वाली जमीन के बारे में क्या ख्याल है आपका? उसने इतना कहा तो कबीर की आंखें फैल गई। अंश ने आगे कहा, मैंने सुना है उसकी कीमत अरबों में है। कबीर ने अपने माथे का पसीना साफ करते हुए कहा, मैं वो जमीन आपको नहीं दे सकता मिस्टर रायजादा। आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए, मैं आपका पैसा जरूर लौटा दूंगा। अंश ने सरकास्टिकली कहा, कम ऑन मिस्टर शाह, आप पिछले 2 महीने से यही बात कहते कहते थक नहीं गए? कबीर ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, रायजादा सर, मुझे बस 1 सप्ताह का वक्त चाहिए, मैं आपका पूरा पैसा लौटा दूंगा। अंश ने कहा, मेरे पास आपको देने के लिए और वक्त नहीं है मिस्टर शाह। 4 दिन में आपने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो फुटपाथ पर रहने के लिए तैयार हो जाओ। कबीर ने ये सुना तो उसे चक्कर आने लगे। अंश खड़ा हुआ और अपने कपड़े ठीक करते हुए जाने लगा। तभी उसकी नजर सीढ़ी पर खड़ी सोना की नजरों से मिली और वो उसे देखता ही रह गया। सोना भी उसे ही अपनी हैरान नजरों से देख रही थी। अंश को एक बार फिर से अपने सामने देखकर उसका शरीर ठंडा पड़ गया था। उन दोनों को उस दिन की सारी घटना याद आने लगी। अंश को सोना की आंखें देखकर फिर से बेचैनी महसूस होने लगी। वो जल्दी से अपनी नजरें सोना से फेरकर अपना कोट ठीक करते हुए बोला, सी यू इन 2 days मिस्टर शाह। इतना कहकर वो दोबारा सोना को देखे बिना वहाँ से चला गया। उसके साथ ही शौर्य भी बाहर चला गया। उसके जाने के बाद कबीर धम्म से सोफे पर बैठ गया। उसे जैसे अपने सर में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। मीरा जो कब से हैरान खड़ी थी वो कबीर के पास आते हुए बोली, कबीर, वो किस जमीन के बारे में बात कर रहे थे? जोरबाग वाली? क्या वो सच में अरबों की है? तुमने इस जमीन के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कबीर ने कहा, मीरा कुछ देर चुप रहोगी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। उसके इतना कहने पर मीरा ने अपना मुंह बना लिया। तब तक सोना ने भी खुद को संभाल लिया था। उसने कबीर को देखकर कहा, मिस्टर शाह, वो लोग ऐसा क्यों कह रहे थे कि 2 दिन में पैसा नहीं लौटाया तो फुटपाथ पर रहना होगा? सोना ने ये इसलिए पूछा था क्योंकि उसने अंश की आधी बात ही सुनी थी। कबीर ने कहा, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम आदित्य के पास जाओ, मुझे लगता है मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। सोना ने कहा, ठीक है, आप आराम कीजिए, हम छोटे के पास जाते हैं, और हाँ, आज हम घर नहीं आएंगे। उसके ये कहने पर मीरा उसे देखने लगी। कुछ वक्त पहले उसने अंश और सोना को एक दूसरे को देखते हुए देख लिया था। उसे उन दोनों के एक दूसरे को देखने भर से ही उनके बीच की टेंशन नजर आ गई थी। इधर सोना हाईवे पर आई और उसने अपने लिए कैब ले ली। कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल पहुंची और सीधा आदित्य के वार्ड की तरफ चली गई। कबीर ने आदित्य के लिए केयर टेकर का इंतजाम कर दिया था, जिसकी वजह से सोना को ज्यादा परेशान होना नहीं पड़ रहा था। उसने आदित्य को खाना खिलाया और अपने हाथ साफ करने चली गई। वो वापस जा ही रही थी कि तभी एक लड़के से टकरा गई। वो गिरने को थी कि तभी उस लड़के ने उसका हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचा लिया। उसने देखा एक हैंडसम सा लड़का उसके हाथ को पकड़कर खड़ा था। वो लड़का भी उसकी खूबसूरत आंखें देखकर उनमें ही खो गया। ये देखकर सोना ने उसे धक्का दिया और ठीक से खड़ी हो गई। कुछ देर सोना को देखते रहने के बाद उसने कहा, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। सोना ने उसे घूर कर देखा और उसके बगल से जाने लगी।
तभी वो लड़का बोला, सोना। सोना भी अपना नाम सुनकर रुक गई। उसने आश्चर्य से उस लड़के को देखा तो वो लड़का उसके पास आकर खुश होते हुए बोला, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं लक्ष्य ओबरॉय, तुम्हारा पड़ोसी। जब तुम 9 साल की थी और मैं 12 साल का, हम साथ में खेलते थे। कुछ याद आया? उसके इतना कहने पर सोना हैरान हो गई। उसने आंखें बड़ी करके कहा, ओह, अब तुम वो लक्ष्य हो। मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। तुम पहले कितने मोटे थे और अब। इतना कहते हुए सोना चुप हो गई। तो लक्ष्य ने पूछा, और अब? इस बार सोना ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्य काफी हैंडसम था। उसने कहा, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोना ने कहा, हम यहाँ आदित्य के साथ हैं। उसे चोट आई है और हम उसके साथ ही हैं। लक्ष्य ने कहा, ओह, वो आदित्य शाह, वो तुम्हारा भाई है। मैं उसका डॉक्टर हूँ। आदित्य का ट्रीटमेंट मेरे अंडर होगा। सोना ने कहा, ओह। फिर दोनों बातें करते हुए आदित्य के वार्ड में आ गए। सोना को याद था बचपन में वो उसका काफी ख्याल रखता था। सोना ने उसे बातों बातों में बता दिया था कि वो इसी हॉस्पिटल में इंटर्न है और उसकी ज्वाइनिंग 2 दिन बाद है। रात 10 बजे कबीर का बंगला। कबीर अपने सर पर बर्फ के ठंडे पानी से सिकाई कर रहा था और उसके बगल में बेड पर मीरा खर्राटे मार रही थी। कबीर ने खुद से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इन 2 दिनों में 700 करोड़ का इंतजाम कहाँ से करूं? अगर मैंने उस जमीन को अंश को दे दिया तो मैं वैसे भी लुट जाऊंगा। 700 करोड़ के लिए मैं अरबों की जमीन नहीं खो सकता। मुझे जल्द ही उसकी शादी करवानी होगी, तभी वो जमीन मेरे हाथ आएगी। पर उससे शादी के लिए मनाऊं कैसे? सोना के घर छोड़कर जाने के कुछ सालों बाद कबीर को सोना की माँ की वसीयत का पता चला था, जिसमें उसने साफ साफ ये मेंशन किया था कि सोना की शादी के बाद जोरबाग वाली जमीन उसकी बेटी और होने वाले दामाद की होगी। इस बारे में सिर्फ कबीर के वकील और कबीर को ही पता था। कबीर सोना को घर वापस इसीलिए लेकर आया था ताकि वो उसकी माँ की अरबों की संपत्ति को अपने नाम करवा सके। अगली सुबह सोना की आंख खुली। उसने देखा उसके सिरहाने के पास एक लाल गुलाब का फूल है और उसके साथ एक नोट भी है। उसमें लिखा था, ये खूबसूरत फूल एक खूबसूरत परी के लिए। अब स्माइल करना हो गया हो तो कैंटीन में मुझसे मिलो। सोना के होठों पर स्माइल आ गई। उसने आदित्य को देखा और अपने बालों को बांधते हुए फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर कैंटीन में पहुंची। उसने देखा तो लक्ष्य एक राउंड टेबल पर ब्रेकफास्ट की 2 प्लेट लेकर अकेले बैठा उसे देख मुस्कुरा रहा है। वो उसके पास आकर बैठ गई। उसने अपने बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, थैंक यू। लक्ष्य ने कहा, उसे रहने दो ना, ज्यादा अच्छी लगती है। उसके इतना कहने पर सोना की पलकें झुक गई। वो दोनों बातें करते हुए नाश्ता करने लगे। इसी तरह शाम कब हो गई पता नहीं चला। सोना को भी शाम को घर वापस जाना था, इसलिए वो सामान पैक करके निकल रही थी। तभी लक्ष्य पीछे से बोला, तुम घर जा रही हो? मैं भी घर ही जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलोगी? सोना ने ओके कहा और केयर टेकर को आदित्य का ध्यान रखने के लिए कहकर लक्ष्य के साथ चली गई। वो दोनों कुछ देर बाद घर पहुँचे। लक्ष्य ने सोना के लिए कार का दरवाजा खोला तो वो कार से बाहर आ गई। उसने लक्ष्य को बाय कहा और गेट से अंदर आ गई। वहीं छत पर खड़ा कबीर ये सब देख रहा था। उसने ये भी देखा कि वो लड़का उसके पड़ोस में रहने वाले ओबरॉय परिवार का इकलौता बेटा है जो अभी अभी इंडिया वापस आया है। कबीर उसे देखते हुए नीचे आ गया। तब तक सोना भी अंदर आ चुकी थी। कबीर ने उसे देखते हुए कहा, तुम आ गई? अब आदित्य कैसा है? सोना सीधा सा जवाब देते हुए बोली, वो ठीक है, पूछने के लिए थैंक्स। इतना कहकर वो जाने लगी तो कबीर ने उसे रोकते हुए कहा, रुको सोना। सोना रुक गई तो कबीर ने कहा, तुम अभी अभी ओबरॉय साहब के बेटे के साथ थी ना? मुझे याद है, तुम दोनों बचपन में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। सोना ने कहा, जी हम उसी के साथ थे। हम आज ही उससे हॉस्पिटल में मिले। लक्ष्य छोटे का डॉक्टर है। कबीर ने कहा, ओ आई सी, ठीक है, तुम कमरे में जाओ। उसके इतना कहते ही सोना ने हाँ में सर हिलाया और कमरे में चली गई। किसी तरह 3 दिन बीत गए। सोना ने एम्स ज्वाइन कर लिया था और अब वो अपना ज्यादातर वक्त हॉस्पिटल में बिताती थी। इस बीच कबीर अपना डेब्ट चुकाने के लिए पैसों का इंतजाम नहीं कर पा रहा था। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, कबीर की तबीयत में भी गिरावट आ रही थी, जिसे सोना भी देख पा रही थी। पर कबीर ने उसे उसके मामले से दूर रहने के लिए कहा था, इसलिए वो चुप ही थी। 3 दिन बाद शाम 4 बजे हॉस्पिटल में सोना अपनी शिफ्ट पूरी करके यूनिफॉर्म बदलने के बाद आदित्य के पास आकर बैठ गई। आदित्य ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, दी, डैड कहाँ है? वो मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आए। क्या उन्हें मैं पसंद नहीं? सोना ने कुछ सोचते हुए कहा,
नहीं छोटे, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बहुत बिजी है ना, शायद इसीलिए। ओफो, तुम छोड़ो ना उन्हें, हम है ना यहाँ तुम्हारे पास। आदित्य ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा। वैसे दी, ये नई जगह आपको पसंद तो आ रही है ना? सोना ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ये बहुत अच्छी जगह है और हमें पसंद भी आ रही है। आदित्य ने कहा, और यहाँ के लोग, I mean, लक्ष्य भाई आपका बहुत ध्यान रखते हैं। I think he likes you। सोना ने आंखें छोटी करके उसे देखा, फिर धीरे से उसके सर पर मारते हुए कहा, छोटे, तुम हमारे छोटे भाई हो तो छोटे ही रहो, ज्यादा बड़े भाई बनने की कोशिश मत करो। आदित्य ने ड्रामेटिकली कहा। आउच दी, मुझे लगी। क्या लक्ष्य और सोना की दोस्ती प्यार में बदलने वाली है? आखिर कबीर अंश की शादी किसके साथ करवाने के बारे में सोच रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सोना ने चिंता जताते हुए कहा, ज्यादा लगेगा। आई एम सॉरी छोटे, हम तो बस। वो कह ही रही थी कि आदित्य हंसने लगा। उसने हंसते हुए ही कहा, ओफो दीदी, आप कितनी जल्दी परेशान हो जाती हो। सोना ने उसे घूरते हुए कहा, हाँ, क्योंकि तुम हमें परेशान करते हो। वो कुछ और भी कहने वाली थी कि लक्ष्य हड़बड़ी में उसके पास आया और उसके सामने बैठते हुए जल्दी से बोला, इंटर्न सोना, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। सोना ने उसे इतना परेशान देखा तो पूछा, क्या हुआ लक्ष्य, क्या गड़बड़ हो गई? लक्ष्य ने जल्दी से सोना का हाथ पकड़कर कहा, आज रात मुझे हॉस्पिटल की तरफ से एक सेमिनार में जाना है, पर जो मेरे साथ जाने वाली थी उसने मुझे धोखा दे दिया। प्लीज, क्या तुम मेरे साथ चलोगी मेरी असिस्टेंट बनकर? इतना कहकर वो उम्मीद से सोना को देखने लगा। लक्ष्य का उसके हाथ को इस तरह पकड़ने से सोना असहज हो गई। उसे याद था अभी अभी आदित्य ने उसे क्या कहा था। उसने अपने हाथ को पीछे खींचते हुए कहा, ओके, कितने बजे जाना है? लक्ष्य फिर से उसका हाथ पकड़कर खड़े होकर बोला, तो फिर चलो अभी, हमें देर हो जाएगी। इतना बोलकर वो खींचते हुए सोना को अपने साथ ले गया। इधर अंश, रेहान और शौर्य एक बिजनेस पार्टी में थे। तीनों राउंड टेबल पर बैठे थे। अंश के हाथ में ड्रिंक का गिलास था, पर उसने एक भी घूंट नहीं पिया था। तभी एक लड़की अंश के पास आई और उसकी गोद में बैठते हुए बोली, हाय हैंडसम, वांट ड्रिंक विद मी? इतना कहकर उसने अपने ड्रिंक के ग्लास को अंश के आगे कर दिया। अंश ने उसे बिना किसी भाव के देखा। सबको पता था ये लड़की इस शहर के दूसरे सबसे बड़े परिवार की बेटी ईशा वर्मा थी। सब जानते थे कि ईशा अंश की मंगेतर है और वो काफी बोल्ड है। रेहान ईशा को मुंह बनाकर देखते हुए शौर्य से धीरे से बोला, आ गई छिपकली कहेगी। मैं बता रहा हूँ शौर्य भाई, एक दिन इस लड़की का खून मेरे हाथों ही होगा। देखो ना कैसी चिपकती रहती है भाई से। मन तो कर रहा है मैं अभी इसे धक्का दे दूं और ये मुंह के बल गिर जाए। तभी ईशा ने रेहान से कहा, तुमने कुछ कहा रेहान? रेहान ने हंसते हुए कहा, नहीं तो मेरी कहाँ मजाल, जो मैं आपसे कुछ कहूँगा भाभी जी। ये सुनकर ईशा ने मुंह बनाते हुए कहा, भाभी जी? डोंट कॉल मी दैट, कॉल मी ईशा, ओनली ईशा। ईशा ने अंश से सिडेक्टिव टोन में कहा, बेबी चलो ना, हम अकेले कहीं चलते हैं, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। इतना कहकर वो अंश के कान पर अपनी उंगली से टच करने लगी, पर अंश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने चेहरे पर बिना किसी भाव के ईशा को देख रहा था। अगर उसके बड़े पापा ने इस लड़की से शादी फिक्स न की होती तो वो इसे कब का गोली मार देता। उसने ईशा के हाथों को अपने ऊपर से हटाते हुए कामली कहा, बिहेव ईशा, हम इस वक्त पार्टी में हैं। ईशा ने कहा, सो व्हाट बेबी, आई एम योर फियांसे, आई हैव फुल राइट ऑन यू टू टच यू एंड किस यू। इतना कहकर उसने अंश के गाल पर किस किया और उसके गले पर हाथ फेरने लगी। अंश ने उसे गुस्से में घूरते हुए अपनी डोमिनेटिंग आवाज में कहा, ट्राई टू टच मी लाइक दिस अगेन, आई स्वेयर आई विल चॉप योर प्रिटी हैंड्स इन मिलियंस ऑफ पीसेस, नाउ गेट ऑफ। ईशा उसके इस तरह बात करने से थोड़ी डर गई और वो अंश की गोद से उठ गई। उसने शौर्य और रेहान को देखकर कहा, ओ ओके, बाय गाइस, माय फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी। इतना कहकर वो अपने हाई हील से टक टक की आवाज करते हुए वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद रेहान ने हंसते हुए कहा, पता नहीं आप इसे कैसे झेलते हैं भाई, मुझसे तो एक मिनट बर्दाश्त नहीं होती। वैसे भाई, मैं आपसे एक बात कहूँ, अगर न्यूज वाली लड़की के साथ आपकी शादी हो गई ना तो कसम से मजा ही आ जाता। आई विश वो ही मेरी भाभी होती। उसने कहा तो अंश की आंखें गहरी हो गई। उसने धीरे से कहा, एज योर विश छोटे। तभी एक वेटर अंश के बगल से गुजरा। उसने अपने कान में लगे ब्लूटूथ में कहा, सर
ही इज इन फ्रंट ऑफ मी। सामने से कुछ कहा गया तो उस वेटर ने ट्रे के नीचे हाथ में पकड़ी गन को अंश की तरफ पॉइंट करके गोली चला दी। गोली सीधा आकर अंश के हाथ में पकड़े ड्रिंक के ग्लास को चीरते हुए उसके सीने पर लगी। एक पल के लिए किसी को समझ नहीं आया वहाँ पर क्या हुआ, लेकिन जल्द ही सबको अंश के व्हाइट शर्ट पर लाल रंग उभरता हुआ नजर आया। ये देखकर रिहान जोर से चिल्लाया, भाई! अंश ने उस तरफ देखा तो वो वेटर वहाँ से भाग रहा था। अंश अपनी चोट की परवाह किए बिना उसकी तरफ भागा। इधर सोना लक्ष्य के साथ सेमिनार खत्म होने के बाद ऑडिटोरियम से बाहर निकली। रात के 8 बज रहे थे। आसमां में तारे बिखर आए थे। तभी लक्ष्य ने सोना से कहा, ओ सोना, लगता है मैं कार के अंदर ही भूल आया हूँ। तुम यहीं रुको, मैं लेकर आता हूँ। सोना आसमान में खिले बड़े से चांद को देखते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। उसे पता नहीं चला कब वो हाईवे पर आ गई। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, जिसे महसूस करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे याद नहीं था कब उसने इतने सुकून से इस खुली हवा में सांस ली थी। वो अपने दोनों हाथों को बाजू में रगड़ते हुए जा रही थी कि तभी एक आदमी भागता हुआ आकर उससे टकरा गया, जिससे सोना जमीन पर गिर गई। लेकिन वो आदमी नहीं रुका। सोना ने देखा तो उसकी कोहनी पर चोट आई थी, जिससे वहाँ से हल्का सा खून आ रहा था। वो जल्दी से खड़ी हो गई और अपने कपड़े झाड़ने लगी। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो ऑडिटोरियम से कितनी दूर निकल आई है। वो जाने को ही थी कि उसने देखा सामने से एक आदमी भागता हुआ आया और उसे देखकर उसके सामने रुक गया। उसे देखकर सोना की आंखें बड़ी हो गई। स्ट्रीट लाइट में वो उसका चेहरा अच्छे से देख पा रही थी। उसके सामने अंश खड़ा था। उसकी सफेद शर्ट पूरी तरह से खून से सन चुकी थी। उसे देखकर सोना के कदम अपने आप ही पीछे जाने लगे। तभी अंश ने अपनी गन उसके ऊपर पॉइंट कर दी। सोना ने ये देखा तो उसकी सांसें ही रुक गई। अंश उसकी आंखों में देख रहा था। सोना कुछ समझ पाती उससे पहले अंश ने 2 बार गोली चला दी, जिसकी आवाज से सोना ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। गोली सोना के कान के बगल से गुजरते हुए उस वेटर के पीठ पर जा लगी, जो वहाँ से भाग रहा था। सोना को जब कोई दर्द महसूस नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली और उस तरफ घबराते हुए देखा। वो आदमी कुछ वक्त पहले उससे टकराया था। वो जमीन पर गिरा हुआ था। सोना ने ये देखा तो वो काफी घबरा गई। सोना घबराहट में बोली, हाँ, आपने मार दिया उसे। उसने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए अंश को घबराई नजरों से देखा। अंश उसकी तरफ धीमे कदमों से बढ़ा। वहीं सोना अपना पैर पीछे की तरफ ले जाने लगी। सोना ने चिल्लाते हुए कहा, डोंट कम टू मी, दूर रहिए हमसे, यू आर अ मर्डरर। हम पुलिस को बता देंगे, आपने किसी को मार दिया। वो इतना बोलते हुए पीछे बढ़ रही थी, तभी एक लाइट पोल से टकरा गई। अंश उसके एकदम करीब आकर खड़ा हो गया। सोना अंदर से घबरा रही थी, पर वो अपनी हिम्मत दिखाते हुए उसकी आंखों में देखने लगी। अंश ने अपनी भारी लेकिन ठंडी आवाज में कहा, ओ रियली, तुम पुलिस को बताओगी? क्या कहोगी तुम उनसे? ये कहते हुए वो उसके चेहरे के एकदम पास आ गया। सोना उसे धक्का देते हुए बोली, हाँ, हम पुलिस को बता देंगे। आपने हमारे सामने एक आदमी को गोली मार दी, आप एक खूनी हैं। ये सुनकर अंश उसे गुस्से से घूरने लगा। आज तक किसी ने भी उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। ये लड़की बार बार उसे ट्रिगर कर रही थी। उसने सोना की कोहनी पकड़ी और अपने करीब खींचकर दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें लगता है अंश रायजादा किसी से डरता है? वैसे भी तुम पुलिस को कुछ तब बता पाओगी ना, जब तुम खुद जिंदा बचोगी। क्या होगा अगर मैं तुम्हें भी मार दूं? यहाँ दूर दूर तक कोई तुम्हें मुझसे बचाने वाला नहीं है। ये सुनकर सोना की आंखें फैल गईं। उसने इधर उधर देखा तो सच में वहाँ पर कोई नहीं था। ये देखकर उसे घबराहट होने लगी। साथ ही उसकी कोहनी में काफी दर्द हो रहा था, क्योंकि अंश ने उस जगह को कसकर पकड़ रखा था जहाँ उसे चोट लगी थी। अंश ने कहा, देखा, यहाँ तुम्हें मुझसे बचाने वाला कोई नहीं है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर सोना के सर पर गन पॉइंट किया तो सोना ने डरते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। अंश सोना के चेहरे पर बदलते भाव को देख पा रहा था। घबराहट की वजह से उसकी बंद पलकें बार बार हिल रही थी, जो किसी तितली की पंख की तरह लग रहे थे। उसके गुलाबी होठ बार बार बंद और खुल रहे थे। अंश उसके होठों से अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। उन्हें बार बार बंद खुला होते देख उन्हें एक बार फिर से महसूस करने की तलब होने लगी। उसने अनजाने में अपनी लार निगल ली और उसके चेहरे की तरफ झुका। उसने अपनी आंखें बंद की और सोना की खुशबू को महसूस किया। वो उसे छू पाता उससे पहले उसे अपने पीछे से जूतों की आवाज आई। उसने उसका हाथ छोड़ दिया और झट से उससे दूर हो गया। तब तक शौर्य और रेहान उसके पास आ गए थे। सोना ने यही मौका देखा और वहाँ से भाग गई। रेहान ने कहा, क्या वो भाग गया? और वो लड़की कौन है भाई?
अंश ने सोना को जाते हुए देखकर कहा, पता नहीं कौन है और वो वहाँ है। उसने वेटर की तरफ इशारा किया। तभी शौर्य ने देखा अंश का अब तक काफी खून बह चुका था। वो उसके पास आते हुए बोला, अंश, तेरा बहुत खून बह रहा है। तब जाकर अंश को याद आया कि उसे चोट लगी है। उसने अपनी चोट वाली जगह पर हाथ रखा और उसका सर घूम गया। इधर सोना भागकर ऑडिटोरियम की तरफ जा रही थी। तभी सामने से आ रही कार से टकराते टकराते बची। उसने देखा ये लक्ष्य की कार है। उसने पैसेंजर सीट का गेट खोला और अंदर बैठते हुए जल्दी जल्दी बोली, लक्ष्य, हमें घर जाना है, हमें घर छोड़ दो। लक्ष्य ने उसे घबराए हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ सोना, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सोना ने कुछ नहीं कहा। वो अपनी कांपती उंगलियों से अपने चेहरे को छूते हुए खिड़की से बाहर देखने लगी। लक्ष्य ने भी ज्यादा उससे कुछ नहीं पूछा। वो ड्राइव करने लगा। तभी उसकी नजर सोना की कोहनी पर पड़ी, जहाँ से खून आ रहा था। उसने कार के ब्रेक पर पैर रखा और सोना की कोहनी को पकड़ते हुए बोला, तुम्हें तो चोट लगी है, दिखाओ मुझे। लक्ष्य उसकी चोट को देखने लगा। उसने फिक्र करते हुए पूछा, तुम्हें ये चोट कैसे लगी, कहीं गिर गई थी क्या? सोना अपना हाथ पीछे खींचते हुए बोली, कुछ नहीं, ये बस थोड़ा सा ही लगा है, हम ठीक है। लक्ष्य ने उसकी बाह को फिर से पकड़ लिया। उसने कहा, ये तुम्हें कम लग रहा है, इतनी जोर से लगी है तुम्हें, रुको, मैं इस पर दवाई लगा देता हूँ। ये कहते हुए उसने फर्स्ट एड किट निकालकर उसकी कोहनी पर फूंक मारते हुए दवाई लगाने लगा। आखिर इतना क्यों घबरा रही थी सोना? जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड वाइफ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सोना की आंखों में दर्द से आंसू आ गए थे। लक्ष्य ने दवाई लगाकर बैंडेज लगा दिया। वो बोला, अब ठीक है? सोना ने हाँ में सर हिलाया। फिर वो बोला, पर तुमने बताया नहीं ये चोट तुम्हें कैसे लगी? सोना ने कहा, वो हम चलते चलते गिर गए थे, बस उसी से थोड़ी लग गई। लक्ष्य ने कार स्टार्ट की और वे चले गए। पूरे रास्ते भर सोना चुप ही बैठी रही। लगभग 1 घंटे बाद लक्ष्य ने सोना को शाहविला छोड़ दिया। अब तक रात के 10 बज रहे थे। मीरा लिविंग रूम में बैठी थी। उसने सोना को इतनी रात को घर आते देखा तो कहा, तुम इतनी रात को कहाँ से आ रही हो सोना? क्या ये कोई वक्त है घर आने का? सोना जो अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी, उसने ये सुना तो रुक गई। वो अब तक उस अंश के बिहेवियर के बारे में सोच रही थी। उसने अपने माथे से पसीना साफ किया और कहा, हम हॉस्पिटल से आ रहे हैं। मीरा ने उसके हाव भाव देखा और आंखें छोटी करते हुए कहा, तुम सच कह रही हो? तो फिर इतना घबरा क्यों रही हो? सोना ने उसे देखा और कहा, नहीं तो, हम नहीं घबरा रहे, और हम आपसे झूठ क्यों कहेंगे? हमें आपकी तरह झूठ बोलना नहीं आता। सोना ने कहा तो मीरा ने उसे गुस्से से घूरा। सोना बोली, अब आपके सवाल खत्म हो गए हो तो क्या हम अब जाएं? हमें बहुत नींद आ रही है। सोना ने कहा और जाने लगी तो मीरा ने एक बार फिर से उसे रोक दिया। रुको सोना, मुझे तुमसे बात करनी है। सोना रुक गई। उसने मीरा को देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। मीरा ने उसके सामने आकर खड़े होते हुए डायरेक्टली पूछा, तुम अंश रायजादा को कैसे जानती हो? अंश का नाम सुनकर सोना ने कस के अपनी मुट्ठी बांध ली और वो बोली, कौन अंश रायजादा? आप किसके बारे में बात कर रही हैं, हमें नहीं पता। सोना ने नजरें चुराते हुए कहा। मीरा के होठों पर शैतानी स्माइल आ गई। उसने कहा, तुम झूठ बोल रही हो। कुछ दिनों पहले जो अंश रायजादा के साथ टीवी पर थी वो तुम ही थी ना? कबीर ने बेशक तुम्हें नहीं पहचाना, पर मैंने तुम्हें पहचान लिया। और उस दिन भी जब अंश रायजादा घर आया था तब मैंने देखा था तुम दोनों कैसे एक दूसरे को देख रहे थे। तो सोना ने कस के अपनी मुट्ठी बांध ली। उसके चेहरे के भाव देखकर मीरा बता सकती थी कि उसने जो भी कहा है वो सच है। सोना ने सख्ती से कहा, देखिए मिसेस शाह, जो कुछ भी न्यूज में दिखाया जा रहा है वो सब झूठ है। हम किसी अंश रायजादा को नहीं जानते हैं और ना हम उनसे कभी मिले हैं। नाउ एक्सक्यूज मी। मीरा कुछ और भी कहती उससे पहले सोना कमरे की तरफ चली गई। मीरा उसे गुस्से से जाते हुए देखने लगी। उसने अपने मन में कहा, अगर हम तुम्हारी वजह से फुटपाथ पर आए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बस तुम देखती जाओ सोना, मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दूंगी। तुम्हें पछतावा होगा कि क्यों तुम वापस आई। इधर सोना ने कमरे का दरवाजा बंद किया और दरवाजे से टिक कर बैठ गई। सोना को लग रहा था उसका सर अब बस फटने ही वाला था। वो जोर से चिल्लाई, अंश रायजादा। आज उसने जिस अंश को देखा था उसके बाद वो उस राक्षस के सामने भी जाना नहीं चाहती थी।
उसने कुछ ही देर पहले उसके सामने किसी की जान ली थी। रायजादा मेंशन। एक बड़े से मेंशन में एक कमरे में अंश बेहोश था। दीप ने उसके सीने से गोली निकाल दी थी। दीप अंश का दोस्त होने के साथ एक मशहूर डॉक्टर भी था। उसने शौर्य और रेहान को देखा जो उसके लिए बहुत परेशान थे। उसने कहा, इसे गोली लगी तब तुम दोनों कहाँ थे? अगर 1 इंच भी चूक हो जाती तो गोली सीधा इसके हार्ट पर लगती। शौर्य ने कहा, पता नहीं यार कैसे ये सब हो गया, हमने तो सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा था। दीप ने एक आह भरी और कहा, इसको सुबह तक होश आ जाएगा, लेकिन इसके बारे में घर में मत बताना, सब परेशान हो जाएंगे, खास करके शिवी को। शौर्य ने हाँ में सर हिलाया। दीप कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, वैसे तुम लोगों ने जिसे पकड़ा है उसके बारे में कुछ पता चला? शौर्य ने कहा, हाँ, शेखर के लोगों ने उसे भेजा था, वही शेखर जिसने अंश के दुश्मनों से हाथ मिलाकर उसे धोखा दिया था। दीप ने हाँ में सर हिलाया। तभी एक लड़की जिसकी उम्र 22 साल थी वो भागकर अंदर आई। उसने अंश को इस तरह बेहोश देखा तो उसकी जैसे सांस गले में अटक गई। वो बोली, भाई। वो अंश के पास आकर बैठते हुए बोली, अंश, भाई को गोली कैसे लगी? दीप शिवी को देखने लगा जो अंश के पास बैठकर सुबक रही थी। वैसे तो शिवी अंश की मुंह बोली बहन थी, लेकिन अंश उससे बहुत कनेक्टेड था। अगले दिन सुबह 9 बजे सोना अपने डेली रूटीन के बाद हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी एक नौकरानी सोना के पास आकर बोली, दीदी, आपको साहब नीचे बुला रहे हैं। हमें? सोना ने पूछा। उसे लगा कल रात उसके और मीरा के बीच जो बातें हुई थी उसे मीरा ने कबीर को बता दिया है, इसलिए वो उससे इस बारे में बात करना चाहता है। सोना ने बैग को टेबल पर रखा और नर्वस होते हुए नीचे आ गई। उसने देखा कबीर उसे देख रहा है, लेकिन मीरा उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। सोना ने कबीर से कहा, जी, आपने हमें क्यों बुलाया? कबीर ने सोना को सोफे पर बैठने का इशारा किया तो सोना ने उसे मना कर दिया। कबीर ने कहा, सोना, मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। सोना ने हाँ में सर हिलाया। कबीर ने बिना किसी भाव के कहा, मुझे तुमसे तुम्हारी शादी को लेकर बात करनी है। सोना ने ये सुना और उसके माथे पर पसीना आ गया और वो बोली, शादी? आपका मतलब क्या है? कबीर ने कहा, देखो सोना, मैं जानता हूं ये वक्त इस बारे में बात करने का नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है। कबीर ने आह भरी और आगे कहा, तुम्हारा ये जानना बहुत जरूरी है सोना, हमारी कंपनी बैंकक्रप्ट होने के कगार पर है और हो सकता है कल हमारा इस घर में आखिरी दिन हो, क्योंकि बहुत जल्द ये घर भी हमारे हाथ से जाने वाला है। सोना ने हैरानी से कबीर को देखा और बोली, बैंकक्रप्ट? लेकिन कैसे? कबीर ने कहा, तुमने दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन अंश रायजादा के बारे में सुना होगा। अंश का नाम सुनकर सोना के भाव बदल गए। कबीर ने आगे कहा, मैंने कुछ वक्त पहले उनसे कंपनी के लिए कर्ज लिया था, लेकिन लगातार हो रहे कंपनी में लॉस के चलते मैं कर्ज नहीं चुका पा रहा हूँ। इसी के चलते हमारा सब कुछ हमारे हाथों से छिनने वाला है। सोना ने अपनी मुट्ठी कस के बांध ली। उसे नहीं पता था उसके पिता इतने बुरे हालात से गुजर रहे हैं। उसने कहा, लेकिन इससे हमारी शादी का क्या मतलब? हम अभी शादी नहीं करना चाहते। कबीर खड़ा हुआ और उसके पास आते हुए बोला, देखो सोना, बात को समझने की कोशिश करो। हम पूरी तरह से बेघर हो जाएं, इससे पहले मैं तुम्हें एक सही हाथों में सौंपना चाहता हूँ। मैं मेरे बच्चों को मेरे साथ दर बदर की ठोकरें खाता नहीं देख सकता, इसलिए मैंने फैसला किया है कि जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी शादी करके तुम्हें सही हाथों में सौंप दूं। मैं बस तुम्हें और आदित्य को खुश देखना चाहता हूँ सोना। सोना ने अपना चेहरा कठोर कर लिया। उसने कहा, आपने हमारी शादी का सोच ही लिया है तो ये भी बता दीजिए, हमारी शादी कब और किससे करने का फैसला लिया है आपने? कबीर कुछ कहने को था कि दरवाजे से एक ठंडी आवाज आई, व्हाट अ कोइंसिडेंस मिस्टर शाह, मैं भी यहाँ यही बात करने आया था। सबने इस आवाज की दिशा में देखा। सामने अंश काले सूट में खड़ा था। उसके पीछे 2 लोग काले कपड़े पहने अपने हाथों में हथियार लिए खड़े थे। उनके चेहरे पर किसी भी तरह के भाव नहीं थे। अंश को अपने सामने खड़े देखकर सोना के साथ कबीर और मीरा भी शॉक्ड हो गए। वो दोनों सोफे से खड़े हो गए। कबीर ने कहा,
रायजादा साहब, आप यहाँ? आप तो कल आने वाले थे ना? अंश मुस्कुराया और कबीर के बगल से निकलकर सोफे पर बैठते हुए बोला, रिलैक्स मिस्टर शाह, हम बैठकर बात करते हैं ना। अंश सोफे पर अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर बैठ गया। उसने कबीर और मीरा को बैठने का इशारा किया। कबीर अंश को देख रहा था। अंश ने सोना को एक नजर देखा और उसकी नजर हर रोज की तरह उस पर टिक गई। वो उसे ऊपर से नीचे देखने लगा। सोना उसकी नजरें तले बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। उसने अनजाने में ही मीरा का हाथ कस के पकड़ लिया। उसी के साथ अंश की नजरें भी उसके हाथ पर शिफ्ट हो गई। ये देखकर मीरा के होठों पर शैतानी स्माइल आ गई। अंश ने कबीर को देखा और कहा, वेल मिस्टर शाह, मुझे आपसे बात करनी थी। मैंने आपके बारे में बहुत सोचा। अगर मैं आपसे आपका सब कुछ ले लूंगा तो कहाँ आप अपने 3 बच्चों के साथ दुनिया भर की ठोकरें खाते फिरेंगे। आपको इतने शानदार घर में रहने की आदत है तो फुटपाथ पर रहना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मैंने एक दूसरा रास्ता निकाला है। इससे होगा ये कि ना आपको आपके घर को छोड़कर जाना पड़ेगा और ना ही आपकी कंपनी को। इनफैक्ट होगा ये, मैं आपको इतना पैसा दूंगा कि आपकी 7 पुश्तें भी आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकती हैं। फिर उसने एक गार्ड को इशारा किया। उस गार्ड ने टेबल पर एक बड़ा सा बैग खोलकर रख दिया। उसमें 2000 के कई सारे नोट थे। उसे देखकर सोना के साथ मीरा की आंखें भी फैल गई। कबीर ने कहा, जहाँ तक हम आपको जानते हैं, आप ये सब बिना किसी मतलब के नहीं कर सकते। क्या चाहिए आपको रायजादा साहब? कबीर का सवाल सुनकर अंश के होठों पर स्माइल आ गई। उसने कहा, मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है मिस्टर शाह। कबीर ने हैरानी से अंश को देखा। सोना का भी कुछ यही हाल था। कबीर कुछ कहता उससे पहले मीरा ने कहा, हमें ये शादी मंजूर है। कबीर ने गुस्से से मीरा को देखा और वो बोला, मीरा, मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम चुप रहो। सोना ने नम आंखों से अंश को देखा। वो धीरे से बुदबुदाई, कभी नहीं, हम इस राक्षस से कभी शादी नहीं करेंगे। सोना उसे देखते हुए पीछे हटने लगी। कबीर ने कहा, माफ कीजिए रायजादा साहब, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी आपसे नहीं कर सकता। उसने कहा तो मीरा उसका हाथ खींचते हुए बोली, कबीर, तुम रायजादा साहब को इस तरह बेइज्जत कैसे कर सकते हो? और सोचो ना, हमें हमारा घर छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा अगर हमने उनकी बात मान ली। कबीर ने गुस्से से मीरा को घूरा। कबीर कुछ कहने को था कि सोना चिल्लाते हुए बोली, नहीं, हम आपसे शादी कभी नहीं करेंगे। सुना आपने? हमें आपसे शादी नहीं करनी। आप एक राक्षस हैं। आपने कल रात हमारी आंखों के सामने एक आदमी को गोली मार दी। हम एक खूनी से कभी शादी नहीं करेंगे। उसने ये कहा और अंश की आंखों में देखने लगी। सोना के रिजेक्शन के बाद अब क्या करेगा अंश? आखिर अंश क्यों सोना से शादी करना चाहता है? जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड वाइफ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सोना के शादी के लिए मना करने से अंश उसे अपनी एक भौं उठाकर देखने लगा। सोना का शरीर गुस्से और डर दोनों से कांप रहा था। अंश उसकी आंखों में अपने लिए नफरत और गुस्सा साफ देख सकता था। वो खड़ा हुआ और अपना कोट ठीक करते हुए सोना के पास आने लगा। सोना उसे अपने पास आते देखकर पीछे जाने लगी। कबीर अंश को रोकते हुए बोला, रायजादा साहब, आप मेरी बेटी से शादी। वो कह ही रहा था कि अंश के गार्ड ने उसे आगे जाने से रोक दिया। पीछे हटते हुए सोना की पीठ दीवार से टिक गई। अंश अपने दोनों हाथों को पॉकेट में डालकर सोना से कुछ ही दूरी पर खड़ा हो गया। उनके बीच सिर्फ कुछ इंचों का फासला था। सोना उसे अपनी घबराई नजरों से देख रही थी। अंश उसकी आंखों में देखते हुए ऊंची आवाज में कबीर से बोला, मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ मिस्टर शाह, मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है, वो भी 2 दिन में। तब तक मेरी होने वाली बीवी को मैं आपके पास छोड़ रहा हूँ मिस्टर शाह, इसका अच्छे से ख्याल रखना। सोना अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोली, यू आर अ मॉन्स्टर, आई वोंट मैरी यू। सोना की आंखें लाल थी। अंश ने उसके चेहरे के एकदम करीब आते हुए अपनी ठंडी आवाज में कहा, यू विल मैरी मी स्वीट हार्ट। ये कहकर वो सोना के गाल पर लुढ़क रहे आंसू को अपनी उंगली से साफ करके उसे देखने लगा। उसने फिर से सोना को देखा और बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गया। उसके साथ उसके गार्ड भी पैसों से भरा बैग टेबल पर ही छोड़कर चले गए।
उसके जाने के बाद सोना दीवार से फिसलते हुए जमीन पर बैठ गई। मीरा ने बैग के पैसों को अपनी लालच भरी नजरों से देखा और पैसों को छू कर देखने लगी। उसने आज से पहले इतना पैसा कभी नहीं देखा था, क्योंकि कबीर फाइनेंशियल वर्क को उससे दूर ही रखता था। वो उसे सिर्फ महीने के खर्च के लिए पैसे दिया करता था, जो सिर्फ लाखों में होती थी, जिसे उसे बहुत सोच समझकर खर्च करना पड़ता था। कबीर ने सोना की हालत देखी और उसके पास आ गया। वो उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, बेटा कुछ नहीं होगा, पापा है ना तुम्हारे साथ। सोना ने अपने पापा के हाथ को कस के पकड़ लिया और सुबकते हुए बोली, पापा हमें उनसे शादी नहीं करनी, वो एक राक्षस है पापा, हमें उनसे शादी नहीं करनी। कबीर ने उसके सर को सहलाया। सोना ने आज पहली बार उसे पापा कहा था, जिसे सुनकर कबीर ने सोचा शायद उसने लगभग उसका भरोसा दोबारा पा लिया है। वो बहुत फिक्र के साथ सोना के सर पर चूमते हुए बोला, डोंट वरी सोना, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं किसी भी हाल में उसे तुमसे शादी नहीं करने दूंगा, किसी भी हाल में नहीं। और उसकी आंखें गहरी हो गईं। उसने अपने मन में कहा, क्योंकि अगर तुम्हारी शादी उससे हो गई तो मेरे हाथों से तुम्हारी माँ की वो अरबों की संपत्ति निकल जाएगी, जो मेरे रहते कभी मुमकिन नहीं है। उसने सोना को संभाल कर उठाया और उसे उसके कमरे में ले आया। वो उसे बेड पर बैठाते हुए सॉफ्टली बोला, तुम आराम करो, मैं आज हॉस्पिटल चला जाऊंगा, आदित्य की फिक्र मत करो। सोना ने हाँ में सर हिलाया। कबीर ने उसके माथे पर बहुत प्यार से किस किया और कमरे से बाहर चला गया। इधर अंश अपने घर जा रहा था। उसके फोन पर बार बार ईशा का कॉल आ रहा था। उसने ना जाने कितनी ही बार कॉल रिजेक्ट किया था, लेकिन ईशा अंश का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। अंश ने फ्रस्ट्रेटेड होकर उसका कॉल अटेंड किया। क्या हुआ ईशा, तुम बार बार मुझे कॉल क्यों कर रही हो? जानती नहीं मैं इस वक्त बहुत जरूरी मीटिंग में रहता हूँ। सामने से ईशा ने कहा। Oh come on अंश, I'm your soon be wife, don't lie to me। मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर खड़ी हूँ और कृष ने मुझे बताया तुम आज ऑफिस ही नहीं आए। अंश ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो अपने दांत पीसते हुए धीरे से बुदबुदाया, लगता है इस कृष को अपनी नौकरी प्यारी नहीं है। फिर अंश ने कहा, ओ हाँ, मैं कुछ काम से बाहर आया था, तुम बताओ तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? सामने से ईशा ने एक्साइटेड होते हुए कहा, गेस व्हाट अंश, तुम्हारे बड़े पापा और मेरे पापा ने हमारी शादी की डेट फिक्स कर ली है। We are getting married after 2 weeks, you know? I am so excited। अंश ने ये सुना और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने काम टोन में कहा, या I got it। सामने से ईशा ने कहा, चलो अब जल्दी से मुझे एम्पायर से पिक कर लो, मुझे ढेर सारी शॉपिंग करनी है। अंश ने इरिटेट होते हुए कहा, मैं बहुत बिजी हूँ ईशा, तुम अपने फ्रेंड्स के साथ चली जाओ। ईशा कुछ कहती तभी उसने फोन कट कर दिया। उसने अपना सर पीछे सीट से टिका लिया और आंखें बंद कर ली। अंश ने सोचा, मुझे जल्द ही ये ड्रामा खत्म करना होगा। शाम 7 बजे कबीर शाह का घर। कबीर लिविंग रूम में सोफे पर बैठा अपने वकील से कुछ बात कर रहा था। तभी डोरबेल बजी। एक नौकर ने दरवाजा खोला और लक्ष्य अंदर आया। कबीर ने उसे देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, चल कबीर, लग जा काम पर। वो सोफे से खड़ा हुआ और अपने चेहरे पर परेशानी के भाव लाते हुए लक्ष्य के सामने आकर खड़ा हो गया। लक्ष्य कुछ कहता उससे पहले कबीर ने कहा, अच्छा हुआ लक्ष्य बेटा जो तुम आ गए, नहीं तो मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। देखो ना, सोना सुबह से कमरे से बाहर नहीं आ रही है और ना किसी से बात कर रही है। वो बहुत परेशान है। लक्ष्य ने ये सुना और उसके चेहरे पर भी परेशानी के भाव आ गए। उसने परेशान होते हुए कहा, क्या हुआ उसे अंकल, वो ठीक तो है ना? कबीर ने कहा, तुम खुद ही उससे क्यों नहीं पूछते? तो लक्ष्य ने हाँ में सर हिलाया। कबीर ने कहा, उसका कमरा ऊपर राइट साइड पर है, तुम जाकर उससे बात करने की कोशिश करो। लक्ष्य ने हाँ में सर हिलाया और कमरे की तरफ भाग गया। उसके जाने के बाद कबीर के होठों पर शातिर मुस्कान आ गई। लक्ष्य सोना के कमरे में आया तो देखा सोना कमरे में कहीं भी नहीं है। उसने इधर उधर देखा तो पाया सोना बालकनी के झूले पर बैठी है। लक्ष्य उसकी तरफ धीमे कदमों से बढ़ गया। उसने देखा सोना आंखें बंद करके बैठी है और उसके गाल पर आंसू के सूखने के निशान थे। उसकी पलकें अब भी गीली थी। लक्ष्य उसे कुछ देर देखता रहा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा।
ये पहली बार नहीं था जब उसके साथ ऐसा हो रहा था। जब भी वो सोना के आसपास होता, उसके दिल की धड़कन उसके काबू से बाहर हो जाती। तभी सोना को लगा कोई उसे देख रहा है। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली और लक्ष्य को अपने सामने देखकर हड़बड़ा गई। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, लक्ष्य तुम यहाँ? लक्ष्य ने खुद को नॉर्मल किया और कहा, हाँ मैं तुमसे मिलने आया था। अंकल ने बताया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ तुम्हें? ये कहते हुए उसने सोना के माथे पर हाथ लगाकर देखा। सोना को सच में बहुत तेज बुखार था। लक्ष्य उस पर बरस पड़ा। तुम्हें तो बुखार है सोना, पर यह कैसे हुआ? क्या तुमने दवाई ली? कितनी लापरवाह हो तुम। लक्ष्य उसे किसी छोटे बच्चे की तरह डांट रहा था। सोना बस उसे खुद को डांटते हुए देख रही थी। अचानक से सोना उसके गले से लग गई और रोने लगी। लक्ष्य उसके ऐसे करने से हैरान परेशान हो गया। उसने धीरे से सोना की पीठ पर हाथ रखा और गिल्टी फील करते हुए बोला, आई एम सॉरी, तुम्हारी तबीयत खराब है और मैंने तुम्हें डांटा। लक्ष्य ने उसे खुद से दूर किया और उसके आंसू साफ करते हुए सॉफ्टली बोला, डोंट क्राई सोना, बात क्या है मुझे बताओ, तुम रो क्यों रही हो? सोना ने नहीं में सर हिलाया। कबीर उन दोनों को दरवाजे पर खड़ा होकर देख रहा था। उसने खुद से कहा, चल कबीर, यही अच्छा मौका है, लग जा काम पर। फिर वो उनके पास आ गया। उन्हें देखकर सोना और लक्ष्य थोड़े दूर हो गए। कबीर ने अपने चेहरे पर परेशानी के भाव लाते हुए कहा, लक्ष्य बेटा, मैं बताता हूँ इसे क्या हुआ है। लक्ष्य ने सोना को देखा। उसने कहा, जी अंकल, मैं भी जानना चाहता हूँ सोना को क्या हुआ है, ये इतनी परेशान क्यों है? सोना ने कबीर को देखते हुए अपना सर नहीं में हिलाया, लेकिन कबीर ने उसे इग्नोर किया और लक्ष्य को सोफे पर बैठने के लिए कहा। लक्ष्य सोफे पर बैठ गया। कबीर ने कहा, लक्ष्य, तुमने कभी न कभी गैंगस्टर अंश रायजादा के बारे में तो सुना ही होगा। लक्ष्य ने हाँ में सर हिलाया। कबीर ने आगे कहा, बात यह है कि फिर उन्होंने सब लक्ष्य को बताया कैसे जल्द ही उसकी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है और उसे बचाने के लिए अंश ने सोना से शादी का प्रपोजल रखा है। ये जानकर कि अंश सोना से अगले 2 दिन में शादी करने वाला है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसके मुंह से हैरानी से निकला, क्या सोना की शादी अंश रायजादा से? कबीर ने निराश होकर हाँ में सर हिलाया। लक्ष्य ने परेशान होते हुए कहा, तो इस प्रॉब्लम से निकलने का कोई रास्ता तो होगा ना अंकल? कबीर ने हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ एक रास्ता तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता सोना इसके लिए कभी तैयार होगी। सोना ने कहा, पापा अगर आपके पास कोई रास्ता है तो जल्दी बताइए, हमें उन राक्षस से शादी नहीं करनी। कबीर ने कहा, तुम्हारी और लक्ष्य की शादी। लक्ष्य और सोना ने ये सुना और शॉक हो गए। दोनों के मुंह से एक साथ निकला, क्या? दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर कबीर को। सोना ने कहा, पापा आप ये क्या कह रहे हैं, हम लक्ष्य से शादी कैसे कर सकते हैं? कबीर ने सोना का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें याद है मैंने सुबह भी तुमसे इसी बारे में बात की थी। मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं बल्कि लक्ष्य से ही करना चाहता था। मैं इस बारे में लक्ष्य के डैड ओबरॉय साहब से भी बात करने वाला था, लेकिन अंश ने आकर सब गड़बड़ कर दी। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ सोना, और मुझे पता है लक्ष्य तुम्हारा ख्याल अच्छे से रखेगा। फिर उसने लक्ष्य को देखा और आगे कहा, तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगे ना लक्ष्य? लक्ष्य ने कुछ भी नहीं कहा और सोना अपनी नम आंखों से कबीर को देख रही थी। कबीर ने सोना के सर पर हाथ रखा और उसे समझाते हुए कहा, हमारे पास ज्यादा सोचने का वक्त नहीं है सोना। मैं तुम्हें अंश जैसे इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारते हुए नहीं देख सकता। तुम नहीं जानती वो कितना खतरनाक है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इससे पहले अंश तुमसे शादी करे, तुम लक्ष्य से शादी करके कुछ दिनों के लिए कहीं दूर चली जाओ। जो भी होगा मैं सब संभाल लूंगा, और तुम आदित्य की फिक्र मत करना, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। कबीर ने ये इतने यकीन से कहा था कि सोना को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ कबीर ने कितनी आसानी से उसे मैनिपुलेट कर दिया था। सोना की आंख से आंसू बहकर उसके गाल पर लुढ़क आए। उसने जल्दी से उसे साफ किया और कहा, ठीक है, हम लक्ष्य से शादी के लिए तैयार हैं, लेकिन लक्ष्य? उसने लक्ष्य को देखा। लक्ष्य ने भी सोना को देखते हुए हाँ में सर हिलाया। क्या सच में सोना और लक्ष्य की शादी हो जाएगी?
जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड वाइफ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सोना लक्ष्य से शादी के लिए मान गई थी और लक्ष्य की तो जैसे बिना मांगे मुराद पूरी हो रही थी। वो सोना को बहुत पसंद करता था, इसलिए वो भी सोना से शादी करने के लिए तैयार था। कबीर दोनों को शादी के लिए हामी भरते हुए देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश था, लेकिन बाहर से वो ऐसे दिखा रहा था जैसे वो ये शादी मजबूरी में करवा रहा हो। कल के लिए कुछ देर प्लानिंग करने के बाद लक्ष्य वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद कबीर ने सोना के सर पर हाथ रखा और बहुत प्यार से कहा, मुझे पता है ये बहुत जल्दबाजी में हो रहा है, पर तुम लक्ष्य के साथ खुश रहोगी। वो बहुत अच्छा लड़का है। सोना बस उसे देख रही थी। कबीर ने आगे कहा, अच्छा सोना, अब तुम आराम करो और किसी बात की टेंशन मत लो। उसने कहा और सोना के माथे पर किस करके चला गया। बाहर आते ही उसके होठों पर जीत वाली मुस्कान आ गई। उसने कहा, तुम कितनी भोली हो सोना, तुम्हें बेवकूफ बनाना कितना आसान था। और वो वहां से मुस्कुराते हुए चला गया। उसके जाने के बाद मीरा एक बड़े से गमले के पीछे से बाहर आई। वो कबीर की चालाकी देखकर हैरान थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था वो अंश जैसे बहुत बड़े बिजनेसमैन को छोड़कर मामूली से डॉक्टर के साथ सोना की शादी क्यों करवाना चाहता था। उसने अपने मन में कहा, तुम उसे खुश देखना चाहते हो ना, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तुम कितनी ही कोशिश कर लो कबीर, मैं तुम्हारी बेटी की शादी उस राक्षस से करवा कर ही रहूंगी। इस लड़की की वजह से मैं तुम्हारे साथ फुटपाथ पर रहने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये कहकर वो मुस्कुराने लगी। इधर कमरे में सोना बेड पर आकर लेट गई, पर उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। कल का दिन उसके लिए बहुत बड़ा होने वाला था। उसने कभी सोचा भी नहीं था उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला इतनी जल्दबाजी में लिया जाएगा। सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह कबीर ने सोना और लक्ष्य की शादी की पूरी तैयारी कर ली थी। प्लानिंग के मुताबिक उसने महाकाल मंदिर के पंडित जी से भी बात कर ली थी। उसे पूरा यकीन था अंश कभी उसके प्लान को जान नहीं पाएगा। सोना तैयार हुई और हॉस्पिटल के लिए निकल गई। वो अपनी शादी से पहले एक बार आदित्य से मिलना चाहती थी। कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल पहुंची। उसने आदित्य को नाश्ता अपने हाथों से खिलाया। वो बहुत इमोशनल हो रही थी। वो आदित्य को बताना चाहती थी कि आज उसकी दीदी की शादी है, पर वो चाहकर भी उसे बता नहीं पा रही थी। उसने आधा दिन आदित्य के साथ बिताया। वो आदित्य को शाम को मिलने का कहकर हॉस्पिटल से बाहर निकली। उसने एक टैक्सी को बाहर खड़े देखा। वो उसके पास जाने लगी। तभी एक ब्लैक कलर की कार उसके सामने आकर रुकी। उसका शीशा नीचे हुआ और सोना अपने सामने उस शख्स को फिर से देखकर हैरान हो गई। उसने डर कर अपने कदम पीछे ले लिए। उसने अपने मन में कहा, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि मैं लक्ष्य से शादी करने जा रही हूँ। महादेव हमारी रक्षा करना, उसने कहा और हॉस्पिटल के अंदर जाने लगी। उसे खुद को इग्नोर करता देखकर कार का गेट खोलकर अंश बाहर आया। उसने बिना कुछ कहे सोना का हाथ पकड़कर उसे कार की तरफ ले जाने लगा। सोना उसकी पकड़ से छूटने के लिए स्ट्रगल करते हुए बोली, छोड़िए हमें, कहाँ ले जा रहे हैं आप मिस्टर रायजादा। अंश ने उसे ले जाकर पैसेंजर सीट पर बिठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया। सोना कार से बाहर निकलने वाली थी कि अंश ने कार स्टार्ट कर दी। सोना गुस्से से चिल्लाई, स्टॉप द कार मिस्टर रायजादा, कहाँ ले जा रहे हैं आप हमें? हमें आपके साथ कहीं नहीं जाना, गाड़ी रोकिए। अंश ने पूरी तरह से उसे इग्नोर किया। कुछ देर बाद वे दोनों एक बड़े से मॉल के आगे खड़े थे, जो कि अंश का ही था। अंश ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अंदर ले गया। सोना ने देखा वहाँ पर कोई भी नहीं था। अंश के गार्ड्स ने पहले ही उस जगह को खाली करवा दिया था। एक लेडी स्टाफ उनके पास आई और अपना सर झुकाते हुए बहुत शालीनता से बोली, सर, आपने जो ड्रेसेस कहा था वो सब तैयार हैं। अंश ने सोना का हाथ छोड़ा और उसे स्टाफ की तरफ धकेलते हुए बोला, इसे तैयार करो। स्टाफ ने सोना से कहा, मैम प्लीज कम विद मी। सोना ने अंश को देखा। अंश उसे ही देख रहा था। सोना पैर पटकते हुए स्टाफ के पीछे चली गई। अंश आकर सोफे पर बैठ गया और फोन में एक न्यूज देखने लगा, जो कि उसकी शादी को लेकर थी। आज से ही अंश और ईशा की शादी की रस्मों की शुरुआत थी। अंश ने बिना किसी भाव के फोन को साइड में फेंका और एक मैगजीन उठा ली।
लगभग 30 मिनट के बाद सोना एक सुंदर सा शादी का जोड़ा पहनकर बाहर आई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो एकटक जमीन को निहार रही थी। अंश की नजर एकदम से ही उस पर ठहर गई। उसके मुंह से धीरे से निकला, ब्यूटीफुल। अंश खड़ा हुआ और उसने देखा। उसने कहा, पैक दिस, वी विल बाय दिस। श्योर सर, स्टाफ ने कहा और सोना को अपने साथ चलने के लिए कहा। सोना पीछे मुड़ी और जाने लगी। तभी उसका पैर उसके कपड़े में अटक गया। वो गिरने वाली थी कि अंश ने उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींच लिया। सोना की पीठ अंश के सीने को छू रही थी। अंश ने स्टाफ वुमेन को वहां से जाने का इशारा किया। स्टाफ वुमेन उन दोनों को अकेले छोड़कर वहां से चली गई। सोना ने अंश के हाथ को अपने पेट से हटाते हुए गुस्से से कहा, डोंट टच मी। वो जाने लगी तो अंश ने उसकी बाह को पकड़कर रोक दिया। उसने उसे अपनी तरफ घुमाया और अपने करीब करते हुए अपनी ठंडी आवाज में बोला, स्टॉप योर ड्रामा, टुडे और टुमारो यू विल बी माइन, सो एक्सेप्ट इट। सोना ने दूसरी तरफ अपना मुंह फेर लिया। अंश ने उसके जबड़े को पकड़ा और उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो तुम्हें कहीं और देखने की इजाजत नहीं है, समझी तुम? ये कहकर उसने अपनी पकड़ सोना के जबड़े पर कस दी। सोना ने अपनी नम आंखों से अंश की आंखों में देखा और अपना सर हिलाकर हामी भरी। गुड, अंश ने कहा और उसके गाल को थपथपाते हुए उससे दूर हट गया। उसने अपने दोनों हाथों को पॉकेट में डालते हुए कहा, जाओ जाकर कपड़े बदल लो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। सोना वहां से चली गई। कुछ देर बाद वो कपड़े बदलकर बाहर आई। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी घड़ी पर पड़ी, जहां पर 3 बजने वाले थे। सोना ने अपने मन में कहा, पापा और लक्ष्य मंदिर में हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हमें जाना होगा। उसने अंश को देखा जो अपने फोन में किसी से बात कर रहा था। वो दबे पांव वहां से जाने लगी तो अंश ने उसे बिना देखे कहा, रुको। सोना रुक गई। उसने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। अंश ने फोन पर बात करना बंद किया और सोना के पास आया। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, डोंट बी सो स्मार्ट मेरी होने वाली बीवी। मैं कल तुम्हें पूरी दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, इसलिए ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। मेरी नजर हर वक्त तुम पर ही है, तुम मुझसे भागकर कहीं नहीं जा सकती। सोना ने धीरे से कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मिस्टर रायजादा? आप समझते क्यों नहीं हमें आपसे शादी नहीं करनी? अंश ने कहा, मेरे पास अपने कुछ रीजन है जो मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। अंश ने ये कहा और उसे बाहर ले गया। शॉप के स्टाफ ने उनका सामान कार में रख दिया। कुछ देर बाद अंश और सोना कबीर के घर के बाहर थे। सोना ने कार का गेट खोला और बाहर जाने के लिए मुड़ी थी कि अंश ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। उसने कहा, कोई होशियारी करने की कोशिश मत करना, वरना मुझे भी नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। सोना ने हाँ में सर हिलाया। अंश ने उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे किया और बोला, कल सुबह तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। उसने ये कहा और सोना के चेहरे को देखने लगा। कुछ पल बाद वो उससे दूर हट गया और बोला, अब जाओ। सोना को तो बस इसी का इंतजार था। उसने कार का गेट खोला और सीधा घर के अंदर भाग गई। अंश के लोगों ने कार से सामान निकाला और उसे अंदर ले गए। अंश ने कार स्टार्ट की और वहां से जाने लगा। तभी उसकी नजर मीरा पर पड़ी। सोना कमरे में आकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। उसने अंश की कार को तब तक देखा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। सोना भागकर नीचे आई। वो घर से बाहर आई और कार में बैठ गई। उसने ड्राइवर को मंदिर चलने के लिए कहा। लगभग 1 घंटे बाद वो शहर से बाहर महादेव के मंदिर में पहुंची। वहां पर कबीर और लक्ष्य उसका ही इंतजार कर रहे थे। लक्ष्य उसके पास आते हुए बोला, सोना कहाँ रह गई थी तुम? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सोना ने अपने माथे से पसीना साफ किया और बोला, वो हम कबीर उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, वो सब छोड़ो, जाओ तैयार होकर आओ, हमें शादी में देरी नहीं करनी चाहिए। उसने ये कहा और अपने हाथ में रखे बैग को सोना की तरफ बढ़ा दिया। सोना मंदिर के पास ही बने एक कमरे में आ गई। उसने कपड़े बदले और तैयार होकर खुद को मिरर में देखने लगी। वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी आंखें लाल थी। ऐसा लग रहा था वो कभी भी रोने वाली है। कुछ देर बाद वो बाहर आई। लक्ष्य मंडप पर बैठा था और पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया था।
लक्ष्य ने सोना को देखा और उसकी नजर सोना पर ठहर सी गई। कबीर सोना के पास आया और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। अगर आज वो होती तो तुम्हारी शादी को लेकर खुश भी होती, पर ये जानकर बहुत दुखी भी होती कि मुझे तुम्हारी शादी इस तरह छुपकर करनी पड़ रही है। सोना ने कुछ भी नहीं कहा और अपनी नम आंखों से उसे देखने लगी। तभी पंडित जी ने दुल्हन को बुलाने के लिए कहा। सोना जाने लगी तो कबीर ने उसे रोकते हुए कहा, ओ सोना, मुझे इसमें तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। ये कहकर उसने अपने पॉकेट से एक पेपर और पेन निकालकर सोना के आगे कर दिया। सोना ने कंफ्यूज होते हुए देखा। उसने पूछा, ये क्या है पापा? कबीर ने कहा, ये तुम दोनों की शादी के लीगल सर्टिफिकेट है, तुम इस पर जल्दी से साइन कर दो। सोना ने हाँ में सर हिलाया और बिना पेपर पढ़े उस पर साइन कर दिया। सोना ने पेपर कबीर को दिया। कबीर जल्दी से उसे लक्ष्य के पास ले आया। पंडित जी के जल्दी जल्दी कहने की वजह से लक्ष्य ने भी उस पर बिना पढ़े साइन कर दिया। कबीर ने उससे वो पेपर ले लिया और उसे देखने लगा। दोनों के साइन देखकर कबीर के होठ ऊपर से उठ गए। उसने जल्दी से पेपर को अपनी पॉकेट में रखा और सोना को लाकर लक्ष्य के बगल में बैठा दिया। पंडित जी ने कबीर से सोना और लक्ष्य के गठबंधन के लिए कहा। कबीर उनके पास आए और गठबंधन करके पीछे हट गए। पंडित जी ने दूल्हा दुल्हन को फेरों के लिए खड़े होने के लिए कहा। सोना और लक्ष्य खड़े हो गए। लक्ष्य ने सोना का एक हाथ पकड़ लिया और फेरों के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि मंदिर से बाहर गोली चलने की आवाज आई। सोना और लक्ष्य रुक गए। सबने उस तरफ देखा जहां से किसी के कदमों की तेज आवाज आ रही थी। जल्द ही कोई बहुत गुस्से में मंदिर के अंदर आया। सबने उसका चेहरा देखा और सब अपनी जगह पर जम गए। कौन हो सकता है वो शख्स जिसे देखकर सबके होश उड़ गए? क्या हो पाएगी सोना और लक्ष्य की शादी? जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड वाइफ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।